बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 5th लेक्चर। टॉपिक हमारा है फ्री रेडिकल्स या रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स भी कह सकते हैं, रेडिकल्स भी कह सकते हैं। रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होते हैं, लेकिन ऐसे स्पीशीज़ चाहे वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हो या फिर एटॉमिक स्पीशीज़ हो, अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो कहलाते हैं रेडिकल्स या दूसरा नाम फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब क्योंकि इन एलिमेंट्स या इन स्पीशीज़ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए ये जो रेडिकल्स होते हैं ये नेचर में हाईली रिएक्टिव होते हैं। यानी अगर किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसका रिएक्टिव होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसको जो भी अगला एलिमेंट या एटम मॉलिक्यूल मिलेगा वो उनके साथ फ़ौरन रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब वो बाय नेचर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन से एलिमेंट्स, कौन से एटम्स? वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। ये जो रेडिकल्स होते हैं ये बनते कब हैं? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत छोटे से वक्फे के लिए बनते हैं। क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये बनते हैं और वैसे ही वो किसी और एटम या मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके अगेन रिएक्शन फॉर्म कर देते हैं। तो ये किसी भी रिएक्शन के ऐसा कह सकते हो कि इंटरमीडिएट स्टेप्स में बन सकते हैं बहुत छोटे से वक्फे के लिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्लोरीन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरीन आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, Cl2 हमने पीछे बात की थी कि एटम्स जो हैं वो अपनी मोनो एटॉमिक फॉर्म्स में इसलिए मेजरली एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। तो उनको स्टेबल होने के लिए या तो दो एटम्स का कंबाइन होना या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। तो हमें पता है कि क्लोरीन गैस जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी दो एटम्स कम्बिनेशन जो है वो क्लोरीन का एग्जिस्ट करता है नेचर में। अब उसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग उसकी डिसोसिएशन कर लें, डिसोसिएशन कैसे करेंगे? उसके मॉलिक्यूल से हम अल्ट्रावायलेट रेस पास करेंगे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस जब पास हो जाएगी तो उसकी जो लाइट एनर्जी है वो क्या कर देगी कि उस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर देगी, उसको तोड़ देगी। कैसे तोड़ेगी? कि उसके बॉन्ड जो है, यानी आप देख रहे हो आपके पास दो क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है, एक ये क्लोरीन, दूसरा ये क्लोरीन, इन दोनों के बीच क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या होता है जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनके पास आ जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में इनके पास वापस आ जाएंगे। हमने रेस पास की। ठीक है, उन रेस की वजह से क्या हुआ कि एक क्लोरीन के पास भी एक क्लोरीन भी फ्री रेडिकल बन गया, दूसरा क्लोरीन जो है वो भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल के लिए एक सिंबल यूज होता है कि उसके जो उसके साथ एक डॉट लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है या उसके साइड पे एक डॉट लगा दिया जाता है, जो कि क्या शो करता है कि इस एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशी के पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं कि ये जो एटम है ये अब हाईली रिएक्टिव है और ये फौरन से अपने नेबरिंग स्पीशीज के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम उसकी यूजेस देख लें तो एक बहुत बड़ा यूज़, एक बहुत बड़ा एडवांटेज फ्री रेडिकल्स का क्या है कि जो अर्थ्स एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर है उस लेयर में हमारे पास मौजूद है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब वो फ्री रेडिकल्स जो है वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे बनते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो आती है सन की तरफ से, उसकी एनर्जी जो है वो क्या कर देती है कि मॉलिक्यूल्स को उनके रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो उससे होता ये है कि वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि हाईली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं हमारे लिए, उन रेडिएशंस का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं कौन? फ्री रेडिकल्स। यानी सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं,
उससे मॉलिक्यूल्स रेडिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स का रेडिकल्स में कन्वर्ट होना जो है वो उन रेडिएशन को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देता और ज़मीन की जो सरफेस है वो बच जाती है अल्ट्रावायलेट इंजूरियस रेडिएशन से। तो ये एक बहुत बड़ा यूजेज है फ्री रेडिकल्स का। इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स है वो कंबशन के प्रोसेस में यूज़ होती है, प्लाज्मा केमिस्ट्री में, पॉलीमराइजेशन में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, यानी तकरीबन केमिस्ट्री की हर डिसिप्लिन में जो है वो यूज़ होती हैं। या फिर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में भी, जैसे इन ह्यूमन फिजियोलॉजी में यूज़ हो सकती है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो जो सुपर ऑक्साइड्स या नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलाते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव यूजेज है। फिर हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ पे, ठीक है। एटॉमिक स्पीशीज़ भी होती है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ भी होती है। आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल मैटर का सबसे सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है। ट्रिगर वर्ड क्या है हमारा? स्टेबल फॉर्म। हमने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि एटम जो है वो मैटर का सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सबसे बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल है। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि एटम बेसिक यूनिट है मैटर का, नो डाउट, वी आर क्लियर ऑन दैट, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एटम मोस्टली अनस्टेबल फॉर्म में होता है अगर वो मोनोएटॉमिक नेचर का हो, एक्सेप्ट कौन से गैसेस? नोबल गैसेस। अब मॉलिक्यूल को जब हम लोग उसका बेसिक यूनिट बोल रहे हैं तो हम सबसे जो स्टेबल बेसिक यूनिट है वो मैटर का होता है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो है वो बना होता है दो या दो से ज़्यादा एटम से, ठीक है। तो और ये जो मॉलिक्यूलर स्पीशी होते हैं ये सेम मॉलिक्यूल से भी बन सकते हैं, सेम एटम से भी बन सकते हैं और डिफरेंट से भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं O2, ऑक्सीजन का एटम तो O है, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म में जब हम उसको शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में हम O लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि नेचर में स्टेबल फॉर्म में उनका एग्जिस्टेंस होता है तो नेचर में जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो O2 की फॉर्म में है, यानी एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये O2। अब O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में दोनों जो एटम्स मौजूद है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है, तो दोनों जो एटम्स मौजूद है वो दोनों एटम्स ही एक ही किस्म के हैं, यानी एक भी ऑक्सीजन है दूसरा भी ऑक्सीजन है। तो जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ होती है वो दो टाइप की हो सकती है इस बेसिस पे कि या तो उसमें सेम एटम्स मौजूद होंगे या फिर उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स मौजूद होंगे। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो कौन सी एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसमें दोनों एटम्स एक जैसे होंगे, सेम एटम्स मौजूद होंगे। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, यानी कितने टाइप के एटम्स हो गए? दो टाइप के एटम्स हो गए। नंबर्स में कितने हो गए? 3 हो गए। तो दो या दो से ज्यादा वाला भी कंडीशन पूरी हो गई, यानी इसमें 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि डिफरेंट भी हो सकते हैं एटम्स। तो डिफरेंट कैसे हुए कि इसमें कार्बन का भी एटम है और इसमें ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीशीज सेम एटॉमिक नेचर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटॉमिक नेचर के भी हो सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन पे। किस बेसिस पे? कंपोजिशन की बेसिस पे। तो हम देखते हैं कि कंपोजिशन की बेसिस पे मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई हुए हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करेंगे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से। अच्छा जी, वैसे तो हम कहते हैं जनरली कि मॉलिक्यूल जो है वो बनता है कम्बिनेशन से, दो या दो से ज़्यादा एटम से। फिर हम ये भी कहते हैं कि एटम जो है वो अनस्टेबल होता है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ रखें तो मेन जो डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल में वो बेसिकली ये है कि मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल होता है
और एटम जो है वो हमारे पास अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर कोई एटम अपने मोनो एटॉमिक फॉर्म में यानी एक ही एटम के होते हुए भी वो स्टेबल है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है, ठीक है, तो उस एटम को भी हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, यानी उसको भी हम रेफर कर सकते हैं एज अ मॉलिक्यूल। वजह क्या है? वजह उसकी स्टेबिलिटी है, यानी जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो इस फैक्ट पे है कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और एटम जो है वो अनस्टेबल रहेगा। तो कोई भी ऐसा सिंगल एटम जो कि स्टेबल होगा तो उसको हम एज अ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखें तो नाम से ही पता चलता है, मोनो का आपको पता है मतलब होता है वन, ठीक है, मोनो का मतलब है वन, तो एक ही एटम होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम मौजूद हो और जो कि किसी भी दूसरे एटम से बाउंडेड ना हो, जिसने बॉन्ड ना बनाया हो किसी दूसरे एटम से, तो वो एटम हमारे पास कहलाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम है और वो स्टेबल है, क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स सारी की सारी नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, स्टेबल होते हैं, एक ही एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास सारे जो है नोबल गैसेस का ग्रुप आ जाता है। लास्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको नोबल गैसेस या आइडियल गैसेस कहा जाता है, ये सब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम आ जाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। डाई, ट्रिगर वर्ड डाई है हमारे पास, डाई का मतलब दो। फिर हम आ जाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। डाई वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? दो। इसका मतलब जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उस मॉलिक्यूल को कहा जाएगा कि वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। बाय डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इट इज कॉल्ड एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम्स आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें दो एटम्स मौजूद होंगे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो एटम से बनते हैं, लेकिन वो दो एटम्स जो हैं वो एक टाइप के भी हो सकते हैं, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, यानी वो सेम केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कैसे? हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म है होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगेन होमो का मतलब सेम, ठीक है, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसका न्यूक्लियस सेम हो, जिसका एटम सेम हो। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली टू एटम्स जो के होंगे सेम केमिकल एलिमेंट्स, वो क्या कहलाएंगे? होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स इसमें हम कौन कौन सी ले सकते हैं? हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन। आपको पता है कि सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी उसको हम H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करा सकते। वजह ये है कि वो अनस्टेबल होता है, यानी वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल होता है। तो फिर क्या करता है वो ऐसा करता है कि एक और हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, सही, एक और हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो उसकी फॉर्म क्या हो जाती है? चेंज होके H2 हो जाती है। अब ये किस फॉर्म में आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में था? एटॉमिक फॉर्म में था। कौन सी एटॉमिक फॉर्म? अनस्टेबल एटॉमिक फॉर्म। यहाँ पे ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया। और नेचर में हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। तो अब इसमें आप देखते हो कि एक एटम भी हाइड्रोजन है, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन है, सेम एटम्स हुए ना। तो सेम एटम्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी जब जब
एक ही एलिमेंट के दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे वो हमारे पास कहलाएंगे होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरी एग्जांपल इसमें कौन कौन सी हो सकती है? नाइट्रोजन, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, N2 बन जाएगा। ऑक्सीजन O और O मिलके O2 बनाएंगे। ठीक है, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किस चीज की है? ये होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हैं, यानी इनमें जो दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं वो दोनों एटम्स सेम टाइप के होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं। 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन की बात की, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे कौन से हैं? होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जो कि अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटॉमिक फॉर्म के साथ कंबाइन होके एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको कहा जाता है होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक कंडीशन हमने कहा कि दो फॉर्म्स में आते हैं, या तो सेम फॉर्म में जो हमने डिस्कस कर लिया या फिर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स गिवन है, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि दोनों सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे और वो दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी बाय डेफिनेशन जब हम इसको देखेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ only two atoms which are of different chemical elements are called as heteronuclear diatomic molecules। ठीक है, अभी पीछे जो एग्जांपल्स हम देख रहे थे उन एग्जांपल्स में हमारे पास एटम्स एक ही जैसे थे, एक ही एटम्स थे लेकिन दो लिए थे। अब यहाँ पे भी डायएटॉमिक तो होगा, पहली कंडीशन ही यही है कि डायएटॉमिक, डायएटॉमिक मतलब सिर्फ और सिर्फ दो एटम होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा एटम क्लोरीन का, दो एटम वाली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी क्या कंडीशन है हेट्रो के लिए? हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में है, क्लोरीन अपने एटॉमिक फॉर्म में है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं? HCl बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये क्या हो गया? हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल ले सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल तो है लेकिन कौन सी टाइप का डायएटॉमिक मॉलिक्यूल? हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। वजह, एक इसमें कार्बन एटम है, एक इसमें ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन अलग एटम है, कार्बन अलग एटम है, तो हो गए डिफरेंट। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जब भी डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे स्टेबल मॉलिक्यूल और वो एटम्स दो होंगे नंबर में, तो वो कहलाएंगे हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, यहाँ तक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में और हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। होमो में सेम एटम्स कंबाइन होकर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे यानी सिर्फ दो एटम्स, ठीक है, और हेट्रो में दो डिफरेंट एटम्स जो है कंबाइन होकर एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पोली वर्ड का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, अब तक जो भी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं उनके नाम से ही क्लियरली इंडिकेशन हमें मिल रहा है उनकी डेफिनेशंस का। मोनो की जब बात हो रही थी तो एक ही एटम था, डाई की जब बात हो रही थी तो दो एटम्स थे, होमोन्यूक्लियर थे यानी सेम एटम्स, हेट्रोन्यूक्लियर थे यानी डिफरेंट एटम्स थे। अब बात हो रही है पॉलीएटॉमिक की, तो इसका मतलब मैनी का मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो यानी दो से ज्यादा होंगे, वो डाई की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाए या कंपाउंड्स बनाए। ठीक है जी। तो बाय डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 एटम्स। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 एटम्स, 2 से ज़्यादा एटम से कंबाइन होके मिला होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है ग्लूकोज की। ठीक है जी। ग्लूकोज में हमारे पास कौन कौन से एटम्स कंबाइन हुए हैं? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, नंबर्स की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के एटम्स मौजूद है? 3 टाइप के एटम्स मौजूद है। 3 टाइप के एटम्स मौजूद है तो उसका मतलब ये कंडीशन पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कौन सी कंडीशन? कि 2 से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए। तो जब 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं और कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाता है तो उनको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। फिर अगेन कितने हैं? 3 टाइप्स के अलग अलग एटम्स कंबाइन होके एक ही मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, अगेन HO, यानी इसमें 4 टाइप्स के हमारे पास अलग अलग एटम्स मौजूद हैं। और वो 4 टाइप के जो एटम्स हैं वो रिपीटेडली कंबाइन भी हो रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। तो ये कम्बिनेशन क्या जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और वो जो 2 से ज़्यादा एटम्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैं, वो सेम टाइप के नहीं हैं। तो जब 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं वो हमारे पास बनाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने पीछे डायटॉमिक में देखा था कि सेम और डिफरेंट एटम्स के होने से क्या फ़र्क पड़ता है या कौन सी टाइप उनकी बन जाती है। तो इसी तरह से हम पॉलीएटॉमिक में भी फिर क्लासिफाई करते हैं, उसमें एक फर्दर एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है टाइप की बेसिस पे। किसके टाइप की बेसिस पे? एटम्स के टाइप की बेसिस पे। तो हम अगर देखें कि इन एडिशन टू द मॉलिक्यूल्स की टाइप्स पे हम कैसे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, तो हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। एक क्लासिफिकेशन जो है वो कहलाती है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम कोई पॉली, डाई, मोनो कुछ भी उसके साथ ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम उसको कह रहे हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरी जो कंडीशन है वो, दूसरी जो टाइप है, क्लासिफिकेशन है, वो होगी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। होमो का मतलब सेम, पीछे भी डिस्कस किया। एटॉमिक यानी सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उनको हम कह रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी अगर हम बाय डेफिनेशन देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि द मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी क्लासिफिकेशन किसकी चल रही है? ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन चल रही है। तो एग्जांपल्स भी हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे आप, हमने जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल स्टडी किया तो उसमें हमने सिर्फ वो एग्जांपल्स देखी जो कि डिफरेंट एटम्स के कम्बिनेशन से बने थे। ठीक है, हमने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं देखी थी जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स भी हो और वो सेम भी हो। तो यहाँ पे हम वैसी ही एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ओजोन की। इसका क्या मतलब है कि 3 ओजोन जो है, 3 ऑक्सीजन जो है, 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं? हमारे पास ओजोन बना रहे हैं, क्योंकि 3 हैं। ठीक है,
यानी 2 से बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है जी, 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो वो पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर अब जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, अलग अलग ऑक्सीजन मिलके एक ओजोन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो टाइप है एटम्स की वो सेम है। तो सेम टाइप को हम किस कैटेगरी में फॉल करवाएंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में काउंट करेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये साइक्लो ऑक्टा सल्फर। ठीक है, साइक्लो ऑक्टा सल्फर, यानी इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स है, अब इसमें कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं। 8 एटम्स कंबाइन होके ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कंपाउंड बना रहे हैं। और वो 8 एटम्स जो हैं वो किसके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर के हैं। यानी 8 एक जैसी किस्म के एटम्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहे हैं, जिनको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें कोई भी दूसरी किस्म का या डिफरेंट एटम की कम्बिनेशन नहीं मौजूद। तीसरी एग्जांपल अगर हम देखेंगे फॉस्फोरस की, अगेन कितने फॉस्फोरस एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, 4। ठीक है जी, 4 फॉस्फोरस एटम्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल 4 फॉस्फोरस एटम्स से मिलकर बन रहा है। तो 4 यानी 2 से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आ गया। और होमो एटॉमिक में क्यों आ गया, क्योंकि सारे के सारे एटम्स फॉस्फोरस के ही हैं। तो ठीक है जी, इसी तरह हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, सेम जैसे होमो का मतलब था सेम। अब डिफरेंट में क्या होगा कि एटम्स 2 से ज़्यादा भी होंगे और जो जो एटम्स कंबाइन हो रहे होंगे वो अलग अलग टाइप के भी होंगे। यानी यहाँ पे अगर हम अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें एक तो नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का एटम है। अब उस एक नाइट्रोजन के एटम के ऐड होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि अमोनिया का है। तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। वजह क्या है कि इसमें जो एटम्स की टाइप है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन के एटम्स, यानी कितने टोटल हो गए, 5 एटम्स। 2 से ज़्यादा यानी पॉलीएटॉमिक, और डिफरेंट है इसलिए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह दूसरी अगली एग्जांपल देखेंगे तो H2 यानी 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 हमारे पास ऑक्सीजन है। क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड है। यानी 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, 7 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। और वो 7 के 7 एटम्स जो है वो मुख्तलिफ हैं, यानी उसमें 2 हाइड्रोजन भी आ रहे हैं, 4 उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, एक उसमें सल्फर भी आ रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स उसमें मौजूद है। तो इस कंपाउंड को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।